जय हिंद साथियों, शार्क एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम पिछले वीडियो में जुलाई 2019 का सीटेट का फर्स्ट पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी का सेक्शन हम उसमें सॉल्व किए हैं। और इस वीडियो में हम उसी पेपर का पर्यावरण का सेक्शन हम सॉल्व करेंगे। और पिछला वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इसमें। तो हमारा जो पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो एक चीज़ आप लोग कोई भी प्रश्न पढ़ते समय ध्यान से देखिएगा कि उसमें निगेटिव शब्द तो नहीं आया है, नहीं, अर्थात इसमें हमें वो शब्द या फिर वो चीज़ हमें ढूंढना है जो चीज़ पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है डीजल, दूसरा मोम, तीसरा ग्रीस और चौथा हमारा कोयला ऑप्शन है। तो आप लोग को इसमें बताना है कि कौन सा हमें पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो डीजल तो प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है और ग्रीस भी प्राप्त होता है, लेकिन कोयला हमारे पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, जिसमें कि पेट्रोलियम से कोयला हम प्राप्त नहीं करते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, फिर दूसरा है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, या फिर होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, या फिर हमारा लास्ट ऑप्शन है दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस। तो इसमें से आप लोग ऑप्शन बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, कौन सा इसमें से हम मनाते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, इसको कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के समय हम इसको मनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? यानी कि यह पूछ रहा है कि इन निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य अरब सागर से टच करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तीसरा है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, और लास्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो इसमें से हमको वो राज्य चुनने हैं जो अरब सागर से सटे हुए हैं, इनकी सीमा लगती है। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी आप लोग इसमें से आप लोग जो भी आंसर हो जाए कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ये राज्य जो हैं समुद्र तट से क्या है, ये सटे हुए हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, या उड़ीसा के उत्तर में, या फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो आइए इस हम मैप में इसको देख लेते हैं। मैप में क्या है, मैप में देखते हैं इसको। तो देखिए, ये हमारा पूछ रहा है झारखंड की स्थिति। तो यानी कि हमारा झारखंड कहाँ पे है? ये है हमारा, ये झारखंड है। अब इसकी स्थिति पूछ रहा है कि हमारे मानचित्र में कहाँ पे है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो दिया है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो देखते हैं हम उत्तर प्रदेश कहाँ पे है। यानी कि ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसके पश्चिम में दे रहा है? नहीं। तो ये अगर हम नक्शा देखते हैं यानी कि डायरेक्शन अगर देखते हैं तो ये हमारा डायरेक्शन होता है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर पूर्व, और इस साइड पश्चिम। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन होता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन पूछ रहा है क्या? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो क्या पश्चिम में है? नहीं, ये हमारा पहला ऑप्शन गलत है। ये कौन सा में है? दक्षिण और पूर्व दिशा में है। दूसरा ऑप्शन जो दे रहा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में। तो अब देखते हैं पश्चिम बंगाल कहाँ पे है। पश्चिम बंगाल को हम देखते हैं तो ये रहा हमारा वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन पूछ रहा है क्या कि ये इसके पूर्व में है? तो नहीं, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके किस दिशा में है? किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। अब हमारा लास्ट थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा के उत्तर में। तो हम उड़ीसा देखते हैं इसमें। तो हम इसमें उड़ीसा देखते हैं। तो उड़ीसा हमारा ऑप्शन कहाँ पे है? ये हमारा जो डायरेक्शन रहा, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व और इधर
पश्चिम। तो इसमें से उड़ीसा कौन सा कहाँ पे है? ये रहा हमारा उड़ीसा और ये रहा हमारा क्या? झारखंड। अर्थात किस किस दिशा में है? उत्तर के दिशा में है। तो जिसमें से हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाता है? इसमें से यानी कि उड़ीसा के उत्तर में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही। यानी कि मानचित्र में क्या है? झारखंड जो है उत्तर उड़ीसा के सापेक्ष में अगर देखेंगे तो किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में है, इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है। अब आइए अगले प्रश्न पूछ चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 65, यानी कि यह जो है डायरेक्शन से संबंधित है और पेपर में सीटेट के पेपर में पर्यावरण में डायरेक्शन का प्रश्न आना 2 प्रश्न बिल्कुल अनिवार्य होता है, यानी कि यह निश्चित है कि यह प्रश्न आना ही आना होता है। तो आइए इस चीज़ को, इस डायरेक्शन वाले प्रश्न को बहुत ही अच्छे से हम समझते हैं। तो जिसमें से आइए जो हमारा डायरेक्शन होता है, अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में कि अगर डायरेक्शन हम बनाते हैं इस टाइप से, तो ऊपर जो होता है उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है और इधर पूर्व होता है और इस साइड पश्चिम होता है। तो आइए इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। आप एक्स एक्सिस पर स्थित हैं, यानी कि आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने की कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर दिशा में है। यानी कि चलिए अब इसको डायरेक्शन बनाते भी चलते हैं। क्या है हमारा प्रश्न पहले में कि पहला आप ए पर जाते हैं जो कि एक्स के ठीक उत्तर में है। यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं, यह एक्स मान लेते हैं। अब इसके किस दिशा में दे रहा है? ठीक उत्तर दिशा में दे रहा है। ठीक उत्तर दिशा में कितना? 30 मीटर। अब फिर उसके ये हमारा पहुँचता है कहाँ पे? ए पे। अब हमारा इसमें अगला स्टेप है ए के ठीक अब दूसरा आता है, फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर है, यानी कि अब यहाँ से बी की दिशा में पश्चिम में जाता है। तो कितना है ये? 40 मीटर है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं 40 मीटर। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर दिशा में है। उत्तर फिर ऊपर जाता है, यानी कि उत्तर 30 मीटर। यहाँ पे कहाँ पहुँचा ये सी पे पहुँच गया और ये कौन सा है? ये बी है। अब फिर कह रहा है कि अंत में वाई पर अपने विद्यालय पहुँचता है जो सी के ठीक पश्चिम में है, यानी कि सी के ठीक पश्चिम में है और यहाँ कहाँ पहुँच गया? वाई पे पहुँच गया। तो जब वाई पे पहुँच गया तो अब इसमें दे रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा है। एक चीज़ इसी में आप लोग बहुत बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि विद्यालय के, यानी कि इसको हम स्कूल मान लेते हैं और ये एस है और ये होम है। अब ये पूछ रहा है कि स्कूल के सापेक्ष इसका घर का डायरेक्शन कौन सा है, यानी कि अगर ये स्कूल के सापेक्ष हम देख लेते हैं ये, तो ये घर की दूरी पूछ रहा है। तो यानी कि अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन बना लेते हैं तो कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? पहला है उत्तर पश्चिम, पहला उत्तर पश्चिम, दूसरा ठीक दक्षिण में, तीसरा ठीक पूर्व में और चौथा दक्षिण पूर्व में। तो जो इसमें हमारा ऑप्शन दे रहा है, तो देख लीजिए नीचे दक्षिण है और इधर ये पूर्व साइड है। तो हमारा कौन सा डायरेक्शन हो गया? दक्षिण और पूर्व। तो देखिए जरा दक्षिण और पूर्व कहाँ पे दिया गया है हमारा ऑप्शन? दक्षिण और पूर्व हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है, जो कि ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये जो है हमेशा प्रश्न हमेशा आने वाले हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। वह रेलगाड़ी 9:45 यानी बजे मडगांव से चली तथा अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है? औसत चाल। तो सबसे पहले तो इसमें जो हमारा जो फार्मूला होता है, फार्मूला हम देखते हैं क्या? चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमारे पास क्या क्या मौजूद है ये देखना है। चाल हमें पूछ रहा है, समय यहाँ से दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है? समय और दूरी के हिसाब से हमको क्या निकालना है?
चाल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमारा समय 2 दिया हुआ है, तो 2 समय क्या दिया है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो समय दिया होता है, जो बड़ा समय होता है, उसको इसके माइनस कर देते हैं छोटे वाले समय को। तो जो दिया है यहाँ पे क्या दे रहा है 9:45, तो यहाँ पे दे रहा है 9:45। 9:45 को हम 7:15 माइनस करेंगे, यानी कि 7:15, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यानी कि 2.5 घंटे मिल गए, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट। तो 2 घंटे और 30 मिनट जब हमें मिल गए, तो इसको हम 2 घंटे 30 मिनट को जो हमारा निकलता है, तो हमको ये देखना है कि कितने दिनों में वह पहुंच रही है ट्रेन। तो ट्रेन यहाँ से कितने देखते हैं, क्या है 30 जून को वहाँ से निकलती है 2019 को, और या क्या अगले दिन यानी कि अगले ही दिन पहुंच गए, यानी कि कितने दिन लगा ये 1 दिन यहाँ पे इसको समय लगा। तो जब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे 1 दिन में होते हैं। तो हमें जो समय निकला है 24 घंटे में से उसको हम माइनस करते हैं। तो 24 में से हम माइनस करेंगे कितना 2 घंटे 30 मिनट, इसको हम माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 से 2, यहाँ पे 3 से 2 जाएगा तो 1 और ये 2, यहाँ में कितना मिला 21 घंटे 30 मिनट। हमें ये समय मिल गया, फाइनल समय में कितना मिला 21 घंटे और 30 मिनट। और तो हमारे पास मिल गया क्या, यानी कि 21 घंटे 30 मिनट, ये हमारे पास समय मिल गया। तो अब इसको हम फ्रैक्शन में अगर हम बनाते हैं, तो ये इसको लिखेंगे 21 सही 1/2। अगर इसी को हम और बदलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या 43/2। ये हमारा हो गया। अब हमारा जो फाइनल टाइमिंग मिल गया है, ये हमारा 43/2 यानी कि 43/2, ये हमारे पास समय मिल गया है। और इसमें दूरी क्या दिया है 1140 किलोमीटर, यानी कि हमने फार्मूला आपको बताया कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना मिल जाएगा हमको, यानी कि इसको हमको दूरी मिल गया 1140 बटे, और हमें समय कितना मिल गया है 43/2। ये हमारा 43/2 ये हमारा ऑप्शन में यानी कि हमारा मिल गया। अब इसको जब ऊपर करते हैं, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा 1140 गुणे 2/43। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 53 दशमलव समथिंग मिलता है। तो हमारा जो ऑप्शन यानी कि एवरेज हमारा मिल जाएगा, ऑप्शन में ये सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 53 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी कि आदिवासी के खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी कि जिसे यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है, यानी कि टिन के बारे में पूछ रहा है, वो टिन क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणे 100 मीटर है, यानी कि एक स्क्वायर के रूप में है। या फिर ऑप्शन दूसरा पूछ रहा है वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। या फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है वह भूमि जिसमें कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है वह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आप लोग बताइए। इसमें से जल्द आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आंसर। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाया जाता है। यानी कि रेत का टीला, वह शहर जिसको रेत का टीला कहा जाता है वह कहाँ पाया जाता है। पहला काबुल, दूसरा अबू धाबी, या फिर बर्लिन, या फिर थिम्पू। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, आप लोग बताइए कमेंट करके। सब लोग आप लोग अपना अपना आंसर बताइएगा। इसमें जो हमारा आंसर हो जाता है सेकंड ऑप्शन हो जाता है अबू धाबी। अबू धाबी जो है यह शहर है, यह देश है जिसमें एक शहर है रेत के टीला पाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग
25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने का संभावित सही कारण को चुनिए। यानी कि जो कुआं इस समय सूख गया है उसका कारण पूछा जा रहा है इसमें। तो पहला है, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। फिर दूसरा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। और तीसरा ऑप्शन है, यानी कि तीसरा है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, हर घर में टोटियां लगी हैं। फिर भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। यानी कि इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कितने कोटेशन या कौन कौन से दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो बताइए। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है क्या, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा था होता था अब वहाँ नहीं है। हाँ, ये भी सही हो सकता है, ये हमारा ये सही है। फिर उसके बाद, पेड़ों, कुओं और आसपास क्षेत्रों जमीन अब सीमेंट से अर्थात कोलतार से ढक गए हैं, ये भी सही है। और फिर कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं, ये गलत है। और चौथा है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर पंप लग गए हैं, ये सही है। अर्थात ए बी डी हमारा सही है। तो ये ऑप्शन किस में मिलता है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। फिर दूसरा है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। फिर यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, या फिर यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। ऑप्शन बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में क्या सच है। पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। या फिर कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। या फिर कक्षा 1 और 2 के एक विषय के रूप पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी आप लोग बताइएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों, पर्यावरण अध्ययन के पाठों को कम करने के लिए, या फिर बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। चौथा है, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। बच्चों के स्थानीय परिवेश से के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। पहला क्या है, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और लास्ट है काम और खेल। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग पर्यावरण का, आप लोग अगर तैयारी कर रहे होंगे सीटेट का, तो आप सिलेबस देखे होंगे कि इसमें भोजन भी पढ़ना पड़ता है, आवास भी पढ़ना पड़ता है, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी हम पढ़ते हैं। अर्थात कौन सा नहीं है इसमें, काम और खेल इसमें ऑप्शन नहीं है। यानी कि इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, काम और खेल पर्यावरण के थीम में नहीं रखा गया है। अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। यानी कि सच नहीं है, यानी कि ये
प्रश्न नेगेटिव पूछा है और इसलिए हमें नेगेटिव आंसर भी देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी सही है। फिर पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जो भी इस समय वर्तमान शिक्षा पद्धतियाँ चल रही हैं, कैसी चल रही हैं, बाल केंद्रित, और कैसे होना भी चाहिए, बाल केंद्रित ही शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि बालक के अनुसार ही पढ़ाया जाना चाहिए, उसका मानसिक स्तर देखना चाहिए, उसका जो भी स्तर हो उसके स्तर के हिसाब से हमें पढ़ाना चाहिए। तो पहला, ये सेकेंड हो गया हमारा। तीसरा क्या, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, यानी कि ये गलत आंसर है, ये निगेटिव है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा, यही सही हो जाएगा। यानी कि बच्चों को न तो जो भी चीज़ें, यानी कि आप लोग टैगोर देखे होंगे कि बच्चों को वर्णों और परिभाषाओं पर बच्चों को रटवाना नहीं होता है, तो इसलिए हमारा प्रश्न क्या है, ये चौथा गलत है। अब आते हैं अगले पे, निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में से ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, फिर पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 4 की दीवारों के बाहर सीखना, या फिर बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से संबंधित करना। तो बताइए कौन सा इसमें से आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, कोटेशन पढ़ना है हमें, ऊपर से देखना कौन कौन से सही हैं। तो पहला दिया है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल राइट, क्योंकि इसमें चाहे जो भी अधिगम हो, पठन पाठन में बच्चों के सक्रिय भागीदारी अगर होगी तो बच्चा बेहतर तरीका से और अच्छे ढंग से सीख सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड मिल जाता है, सक्रिय भागीदारी, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी कि ये बिल्कुल राइट है। अब अगला प्रश्न दे रहा है, अगला ऑप्शन है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, यानी कि बच्चों के ज्ञान को, यानी कि बच्चों का ज्ञान शिक्षक के ज्ञान से नहीं जोड़ना है, ये हमारा क्या है, ये गलत है। फिर तीसरा प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, बिल्कुल राइट, क्योंकि पर्यावरण जो होता है अधिक से अधिक आप पर्यावरण में ही सीखें, बाहर ही सीखें, प्राकृतिक में ही सीखें, आप कक्षा में बैठकर उतना अच्छे से आप नहीं सीख सकते हैं। तो ये भी हमारा सही है। और बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान से जोड़ना, ये भी हमारा सही है, यानी कि बच्चों का जो क्या है पूर्व ज्ञान है उसको विद्यालय ज्ञान से क्या करना है, उसको जोड़ना है। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जा रहा है कौन सा, पहला ऑप्शन ए, सी और डी, यानी कि ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ए, सी और डी, बी हमारा गलत है। अब आइए देखते हैं अगला, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है, किस्से कहानियां, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निदर्शन, यानी कि कक्षा निदर्शन। ये हमें बताना है कि बच्चों को अधिक से अधिक पर्यावरण अध्ययन से जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली युक्तियाँ कौन सी हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, किस्से कहानियाँ, हाँ हो सकता है, लेकिन आगे भी देखना है हमें। पाठ्य पुस्तक का पठन, ये गलत है। शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, बालक को व्याख्या नहीं कर सकते हैं बच्चों को, ये भी गलत है। कक्षा निर्देशन, यह भी गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, किस्से कहानियाँ, क्योंकि यदि आप किस्से कहानियों से बालक को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों रोचक भी होगा, उससे प्रभावित भी होगा, उसे सीख भी मिलेगा, और बच्चों को क्या होगा, एक मनोरंजन का भी साधन हो जाएगा। तो इसमें हमें यही पूछा गया है कि बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ना है, तो किस्से कहानियों से आप उसे अच्छे से जोड़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ठीक, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है, यह शिक्षकों को बच्चों के पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, या फिर बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो इसमें से हमको ये देखना कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से इसमें ऑप्शन सही हैं। चलिए देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षक की स्रोत नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि सिर्फ आप
शिक्षक और पाठ्यपुस्तक के द्वारा या पर्यावरण के बारे में नहीं सीख सकते हैं, और भी आपके पास स्रोत हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, बिल्कुल राइट। और तीसरा जो दे रहा है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी सही है। और यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, कहीं ना कहीं ये गलत है, इसलिए ए, बी और सी सही दे रहा है। तो कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन है ए, बी और सी में? इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है। कौन सा ऑप्शन इसमें से? दूसरा ऑप्शन, ए, बी और सी हमारा ऑप्शन सही है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही है। अब अगला देखते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। आगे दे रहा है, क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला दे रहा है बच्चों के प्रक्रिया कौशलों का आकलन। दूसरा है बच्चों को खोजने का अवसर देना। फिर बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। बच्चों में उनके सीखने की गति का आधार का विभेदन करना। तो बताइए इसमें से कौन कौन से सही लग रहे हैं? तो आइए देखते हैं क्या है। बच्चे की प्रक्रिया कौशल का आकलन, ये भी सही, बिल्कुल सही। बच्चों को खोजने का अवसर, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है, क्योंकि बालक अगर कोई भी चीज़ अगर आप बच्चों से पूछा जाता है तो बालक का एक तो उसके ज्ञान का भी, उसका स्तर का भी पता चलता है, प्लस उसके माध्यम अभिव्यक्ति का भी पता चलता है। तो इसमें हमारा कौन सा? फिर डी दे रहा है बच्चों को उनके सीखने गति का आधार विभेदन करना, ये गलत है, क्योंकि बालकों में कभी भी भेद नहीं करना है। तो ए, बी और सी हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो ए, बी और सी किस में है? ये हमारा लास्ट में है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा? ए, बी और सी। अब आइए अगला देखते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। तो शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। फिर दूसरा है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। फिर तीसरा है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। और चौथा है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो बताइए कौन कौन सा इसमें आंसर सही होगा? तो देखिए, आइए देखते हैं। यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बिल्कुल, बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे। फिर दूसरा है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि बालक जो होता है घर से निकलकर समाज, यानी कि जब स्कूल जो होता है, स्कूल एक समाज का रूप होता है, क्योंकि विद्यालय में हर समाज के लड़के होते हैं, हर बोलचाल के, हर भाषा के होते हैं, हर संस्कृति के होते हैं। तो बच्चा जब आपस में डिस्कस करेगा, बालक आपस में साथ रहेगा, यानी कि ग्रुप डिस्कशन, जो भी ग्रुप वाइज करेगा वह एक दूसरे से क्या होगा? प्रभावित होगा। तो वही इसमें कह रहा है कि बच्चों का सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करेगा, ये भी सही है। फिर तीसरा है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अधिगम अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है, ये गलत है। फिर चौथा दे रहा है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ये भी गलत है। तो यानी कि सही कौन कौन सा है इसमें? ए सही है और बी सही है, यानी कि ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि ए और बी किस में है ऑप्शन? केवल ए और बी हमारा पहला सेक्शन ही सही लग रहा है, सही है आंसर, ठीक है। अब आइए, अब अगला देखते हैं। 80 प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? पहला है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। फिर दूसरा ऑप्शन सहभागिता। तीसरा याद करना। चौथा प्रश्न पूछना। तो इसमें से आंसर कौन सा होना चाहिए? मतलब इसमें क्या पूछ रहा है? निगेटिव टैग और निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव शब्द पूछ रहा है, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए।
तो न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये होना चाहिए, सहभागिता भी होना चाहिए और प्रश्न पूछना भी ये होना चाहिए। प्रश्न पूछने से क्या होता है कि बालक का विकास होता है, उसका अभिव्यक्ति का पता चलता है, अभिव्यक्ति में सुधार होता है। तो याद करना नहीं होगा, यानी कि ये गलत है, यानी कि ये गलत है और ये आंसर हमारा क्या है, सही हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है CCE, सीखने में समा आकलन, सीखने का आकलन या फिर सीखने के लिए आकलन। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? CC यानी स्व आकलन का अर्थ हो गया सीखने में सीखने के समान आकलन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड, सीखने का समान आकलन। अब अगला, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची या फिर अधिविन्यास। बताइए आप लोग आंसर, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके सब लोग आंसर बताइएगा कमेंट करके कि कितने लोगों का कितना सही हुआ है, जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा यानी कि अवलोकन। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? यानी कि पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, निगेटिव है, हमको नहीं प्रश्न ढूंढना है इसमें। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मक का पोषण करना, ये तो बिल्कुल सही है। फिर यानी कि ये हमारा सही है। और फिर दूसरा है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी सही है। तो बच्चों को पाठ्यपुस्तक परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये चौथा सही हो जाएगा। गलत वाला में आंसर ढूंढना था, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, नहीं करके पूछ रहा है, यानी कि निगेटिव शब्द पूछ रहा है। अब अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एवं महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक का या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? पहला अवलोकन और अभिलेखन, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्लेषण या फिर प्रयोग करना। तो इसमें से कौन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग भी, कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा, बताइएगा जरूर से। तो हमारा इसमें पहले चलिए पढ़ते हैं क्या है। पहला है क्या? अवलोकन और अभिलेखन, हाँ सही है। दूसरा अभिव्यक्ति भी सही है। तीसरा क्या है? विश्लेषण भी सही है। प्रयोग करना ये हमारा गलत है। तो A, B और C यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग्य है? अर्थात यह पूछ रहा है कि किस प्रदेश में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर। तो किस में है, किस राज्य में इस प्रकार का घर बनाया जाता है? तो किस प्रकार का बनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में इस तरह का बनाया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही कैसा होता है, बिल्कुल बर्फीला क्षेत्र होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 86। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? एक फसल प्राप्त करने के बाद, यानी कि एक फसल काटने के बाद, कटाई करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरा है, इस जगह को बांस या खरपतवार उगाता है, उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तीसरा है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। या फिर जब जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है या जोता जाता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा हमारा? केवल A या केवल D, B और C
या फिर ए और डी दोनों सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसमें से? तो इसमें से जो झूम खेती का जो होता है कि एक फसल काटने के बाद उसे कुछ समय या कुछ साल के लिए उसे क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद दूसरी फसल उगाई जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या है? केवल ए। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब अगला देखते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? यानी कि किस राज्य का, नीचे जो दिया गया है राज्य के नाम दिए गए हैं, ऐसा जो है जो डिश है किस राज्य में बनाया जाता है? पहला है केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा तमिलनाडु। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? किस राज्य का यह भोजन है? तो यह हो जाएगा किसका? केरल का हो जाएगा, क्योंकि केरल में नारियल बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब आगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? वे रंग है, यानी कि रात को जो जानवर जागते हैं, यानी कि जो रात को चलने वाले जानवर, उन्हें हर एक चीज़ कैसा दिखाई देता है? तो इसमें से जो दिखाई देता है बैगनी और नीला, या फिर हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद। तो हमारा कौन सा दिखता है इसमें? इसको दिखाई देता है काला और सफ़ेद, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। जो जानवर रात को जगते हैं, रात को उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है और कोई कलर उन्हें नहीं दिखाई देता है। अब अगला, केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। अर्थात इसमें ये पूछ रहा है कि जो केचुआ होते हैं किसान के मित्र होते हैं, केचुआ ऐसा क्या करते हैं कि उनको मित्र माना जाता है? केचुए क्या करते हैं खेतों के लिए? ठीक है, तो देखिए पहला है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा है, केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। फिर केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और डी है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो बताइए कौन कौन सा सही है? तो आइए देखते हैं कौन कौन सा इसमें सही मिलता है। तो केचुआ मृत पत्तियों, पहला है केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनसे मल से जमीन उपजाऊ बनती है, यानी कि ये तो हमारा सही है। और फिर अगला, फिर केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये गलत है। फिर केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, बिल्कुल ये राइट आंसर है। फिर दूसरा है, फिर अगला जो दे रहा है डी का, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी हमारा सही है। यानी कि ए सी डी कहाँ मिल रहा है? ए सी और डी, यानी कि तीसरा में मिला में सी डी ए। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। केचुए की जो क्वालिटी होती है वो खेतों का जो मिट्टी होता है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर देते हैं जिससे हवा पास होता है, प्लस उसके साथ साथ जमीन और क्या होती है? उपजाऊ बनती है। फिर अगला है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। यानी कि कांसे का जो दे रहा है उसका क्वालिटी पूछ रहा है, उसका क्या है, किससे बना होता है। पहला है, यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है, यह तांबे जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है, या फिर यह तांबे और टीन का मिश्रण है। तो हमारा कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आंसर चौथा सही हो जाएगा, यह तांबे अथवा कॉपर और टीन का क्या है? मिश्रण है। तो दोस्तों ये हमारा सेक्शन भी ख़त्म हो गया और हम पिछले वीडियो में हम साइकोलॉजी का पेपर इसी सेक्शन सॉल्व किए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप कोई भी टेट कर रहे हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, कोई भी टेट का परीक्षा के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्रत्येक वीडियो को देखिए और तैयारी करिए। हमारा मकसद है सारे पेपर्स, सारे तैयारियां कराना, और हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।